क्लास 12th केमिस्ट्री 12वीं क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर विलियन में हैंडी नियम के अनुसार जो इसमें न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है। उसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि हैंडी का जो यूजेज होता है कि कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या अनुप्रयोग। तो दिखाया गया क्वेश्चन में यदि N2 दिखा रहे हैं ना इसमें, यदि N2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रभावित की जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस मिले होगी। N2 गैस दाब, ये यहाँ पर जो दाब दिखाना चाह रहा है ये वायुमंडलीय दाब होता है कितना 0.987 बार, तो वायुमंडलीय बार होता है, ठीक है, या वायुमंडलीय दाब होता है। तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH, यहाँ पर KH जो दिखाया गया है, KH जो है क्या है, ये KH है यहाँ पर जो हैंडी कांस्टेंट होता है या हैंडी नियतांक होता है का मान फिर कहना चाह रहा है 76.48 बार है, किलो बार। और देखिए यहाँ पर तो दिखाया नॉर्मल बार या किलो बार, मतलब ये वैल्यू से ज़्यादा है क्योंकि किलो में है ये, ठीक है। फिर इसमें आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये कहना चाह रहा है किसी गैस की जलीय विलयन में उसके मोल अंश से संबंधित होती है। किस पर संबंधित होती है? मोल अंश पर। विलयन में गैस के मोल अंश की गणना हैंडी के नियम के अनुसार होगी। किसके नियम के अनुसार करेंगे? हैंडी के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर N2, अब हैंडी के नियम के अनुसार इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आंशिक दाब होता है, ठीक है, P फॉर प्रेशर, K फॉर कांस्टेंट है, ये हैंडी कांस्टेंट है, और यहाँ X मोल जो इसमें मोल अंश आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन याद करना चाहिए, ये नाइट्रोजन है, यहाँ XN नाइट्रोजन दिखा रहा है, और यहाँ है ये नाइट्रोजन का प्रेशर या दाब, और यहाँ कांस्टेंट हो गया ये। इसका मान यहाँ पर देखो, इसका मान भी दिया हुआ ऊपर टेल में, मतलब उसमें देखो और इसका मान भी दिया, मतलब ये पे क्या हो गया बार का मतलब हो गया यहाँ पर ये एक मतलब वायुमंडलीय दाब के अनुसार है, और यहाँ पर इतना ये बार दिया हुआ है कितना 76, वो बोला था ना मैंने कि 76.48 जो था, और उसको क्या कर दिया किलो बार था वो, किलो बार से उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, अब नॉर्मल कन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ कितना आ गया, इसका ये मान निकाल लिया। फिर इसके बाद में 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं। कितने होते हैं? 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं। माना कि विलयन में N2 के मोलों की संख्या N है, ये N2 के मोलों की संख्या N है, ठीक है। तो यहाँ दिखा दिया X नाइट्रोजन, मतलब मोल की संख्या दिखा दी नाइट्रोजन के लिए। तो सपोज करो यहाँ N मोल है, कितने मोल है? N, और यहाँ N मोल प्लस जल के मोल हो गए। यहाँ ये कहना चाह रहा है नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितनी होगी? N, ठीक है, और जल के मोलों की संख्या होगी 55.5 मोल। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 55 N मोल बटे N मोल प्लस 55.5 मोल। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, N बटे 55.5 मोल, तो यहाँ पर जो दिखाया है N का मान बहुत कम है, नीचे दिखा रहे हैं, तो इसको हल कर लेंगे। ये कहना था चूँकि भिन्न के हर में आपने 11th क्लास में जो मतलब द्विपद में पढ़ी होगी बाइनोमियल, तो उसमें दिखाया होगा कि नीचे जो मतलब कम होता है नंबर, तो कंपेयर मतलब तुलना कर लेते हैं। तो कह रहा 55.5 की तुलना में N का मान बहुत कम है, अतः इसे छोड़ देंगे, मतलब नीचे से इसके मान को छोड़ देंगे। तो फिर कहना चाह रहा है इस प्रकार। अब इस प्रकार के बाद में तो यह कह रहा था N, तो इसको हल करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, किसके? ये जो दिखाया ना 1 ये दिखा रहे 1.29 10⁻⁻5 की मल्टीप्लाई इसको है 55.5 के साथ। तो यही दिखा दें यहाँ पर 1.29 की गुणा कर दी 55 के साथ में, तो कितना आया 7.16, कितना आ गया 7.16 ये दिखा रहा है।
तो ये कितना है, नाइट्रोजन की इतने मोल आएंगे इसमें, ठीक है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। कभी कभी क्या होता है, जैसे दिखा रखे ना, जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर को क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब जो टैंक होता है, जो टैंक बोलते हैं, जो सिलेंडर बोलते हैं, उसे ले जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिक्स की जाती है तथा हीलियम भी मिक्स की जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा है। हेनरी नियम के औद्योगिक अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है उसके उपयोग, ठीक है। जैविक अपघटकों को समझा जा सकता है, कहना चाह रहा है जैविक घटनाओं को समझा जा सकता है, जिसमें से कुछ, सबसे पहला है ये सोडा जल। सोडा जल क्या होता है, सोडा जल NaOH होता है, जिसमें सोडा जल बोलते हैं। तथा पेय, शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि हम यदि कोल्ड ड्रिंक के अंदर या फिर सोडा बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करना चाहते हैं, तो इस गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर या क्या करेंगे, इस गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर किया जाएगा, अधिक दाब पर बंद करना पड़ता है। क्या करते हैं, अधिक दाब पर बंद करते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, मतलब रोडों पर लगा लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह करते हैं। वो प्रेशर करते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, यह विलेयता हो जाती है, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट पॉइंट, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोर अधिक दाब पर अधिक घुलनशीलता होती है। मतलब वहाँ पर समुद्र के अंदर जो वो सिलेंडर लेके जाते हैं, तो सीधी बात है ऑक्सीजन का यूज करते हैं उसमें, और जो ऑक्सीजन का यूज करने के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है, प्लस थोड़ा हीलियम भी होती है। कहना चाह रहा है 11.7 हीलियम गैस, 56.2 नाइट्रोजन गैस और बाकी 32.1 ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब हम यहाँ पर 3 गैस का मिश्रण इसलिए रखते हैं जिससे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को ज़्यादा दबाव न बन सके। तो ये कहना चाह रहा है कि अधिक मतलब दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक कहने का मतलब समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर समुद्र क्या होता है, एक जलीय दाब बनता है, नीचे जाते हुए एक जलीय दाब बनेगा, तो हमारे वो फेफड़ों पर जोर डालता है, मतलब हमारी मांसपेशियों पर जोर डालता है। तो ये कहना अधिक बाह्य दाब के कारण बाह्य दाब लगता है। श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आता है तो बाहरी दाब अधिक क्या होता है, बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर दाब से निकलकर रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिका में अवरोध उत्पन्न करता है और एक चिकित्सा अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे बैंड कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक जानलेवा होता है, ठीक है। बैंड से तथा नाइट्रोजन में रुधिर की मात्रा जहरीली होती है। तो नाइट्रोजन यदि हमारे ब्लड के अंदर घुल जाएगी तो क्या होगी, वो जहरीली होगी। से बचाने के लिए गोताखोर द्वारा श्वास लेने के उपयोग में टैंक में हीलियम गैस, कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। और हीलियम गैस क्या करती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो गोताखोर इस तरह से बचते हैं उसके अंदर, मतलब 3 गैस का मिश्रण होता है, ध्यान रखना है। फिर अगला है अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर, अधिक ऊंचाई वाले जैसे पहाड़ों पर, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का दाब, अब वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब ऊंची जगह पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतह स्थानों से कम हो जाता है। मतलब वहाँ यहाँ तो ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ कम हो जाता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों व अवरोहकों के रुधिर, मतलब चढ़ते वक्त जो उनका अवरोह का रुधिर होता है, और रुधिर मतलब होगा यहाँ पे ब्लड, और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। तो ऊतक जो हमारे टिश्यू होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण अवरोह कमज़ोर हो जाता है और स्पष्ट है सोच नहीं पाता। तो इन लक्षणों से क्या होता है, ऑक्सी या कह रहा है ना एनॉक्सी, इसे बोलते हैं एनॉक्सी। एनॉक्सी का मतलब जिसके
बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन ना हो, उसे बोलते हैं अनऑक्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनऑक्सी। फिर आ रहा है ताप बढ़ाने, ताप का प्रभाव। ताप के बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है। ताप के बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है, ध्यान रखना क्या है कि ताप के बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है। और घोले जाने पर गैस के अणु द्रव अवस्था में विलीनीकरण उसमें उपस्थित होते हैं। मतलब घोले जाने पर गैस के अणु द्रव अवस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होती है। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समक्ष रखा जाता है। इसके समक्ष रखा जाएगा संघनन के। इस प्रक्रम में उत्सर्जित होती है, क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।